हमारे ये लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं। आपने देखा है हमने पहले भी MCQ सीरीज़ की है जिसमें हमने 40 तक अपने क्वेश्चंस क्या कर लिए हैं, देख लिए हैं, समझ लिए हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं। आज हम करेंगे 41 क्वेश्चन जो कि हमारा एन इकोनॉमिक थ्योरी इज़। इसमें 41 क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, इकोनॉमिक थ्योरी क्या होता है, एन इकोनॉमिक थ्योरी इज़। ठीक है, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट है पूछने का एन इकोनॉमिक थ्योरी इज़। इकोनॉमिक थ्योरी क्या होता है, एन एग्जॉम नहीं होता है, अ प्रपोजिशन नहीं, प्रपोजिशन भी नहीं होता है, हाइपोथेसिस भी नहीं होता है, और टेस्टेड हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस होता है जब हम उसको टेस्ट कर लेते हैं तो वो इकोनॉमिक थ्योरी क्या होती है, बन जाती है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन हमारा क्या है, एन इकोनॉमिक थ्योरी इज अ टेस्टेड हाइपोथेसिस। ठीक है, इकोनॉमिक थ्योरी हम लोग किसको बोलते हैं, टेस्टेड हाइपोथेसिस को बोलते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज एन एक्ट in statistics whereby an analyst tests an assumptions regarding a population parameter. The methodology employed by an analyst depends on the nature of the data used and the reason for the analysis. Hypothesis testing is used to enter the result of a hypothesis performed on sample data for a large पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितने भी अजम्पशंस हम करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, उन सारे अजम्पशंस को उस पॉपुलेशन पे, पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, और उसी पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं टेस्टेड हाइपोथेसिस। और ये एक इकोनॉमिक थ्योरी हमारी टेस्टेड हाइपोथेसिस ही होती है। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द शेप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। जो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होता है उसका शेप क्या होता है, यू शेप होता है, हॉरिजॉन्टल अप टू अ पॉइंट एंड देन राइजिंग, स्लोपिंग डाउनवर्ड टुवर्ड्स द राइट, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका सही आंसर होगा कि जब हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, मतलब जो हमारी इलास्टिसिटी यूनिटरी इलास्टिक होती है, तब ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप बनता है। ठीक है, इस शेप को, यही शेप हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का होता है। ओके, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि हम लोग जानते हैं फिक्स फैक्टर्स जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते हैं, इसलिए इसका कर्व क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप में होता है। दैट्स वाई इसका आंसर है ऑप्शन डी। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन एक बार पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन हमारा क्या बोल रहा है, rectangular hyperbola is the shape of the average fixed cost curve. The AFC curve is a rectangular hyperbola in the sense that all rectangles formed by AFC are of equal size. ठीक है, rectangular hyperbola मतलब जो average fixed cost का shape होता है वो rectangular hyperbola के shape में होता है। और rectangular hyperbola का मतलब क्या होता है, जितनी भी rectangles AFC curve पे बन रहे हैं वो सारे क्या होंगे, इक्वल साइज के ही होंगे। ओके, तो इसका मतलब ये है। और हमारा AFC कर्व किस शेप में होता है अब आपको पता चल गया होगा, तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा अ डिक्रीज इन डिमांड कॉज द इक्विलिब्रियम प्राइस टू। अगर डिमांड में डिक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अगर डिमांड डिक्रीज होता है तब प्राइस क्या होता है, प्राइस पहले नहीं दिया गया, पहले डिमांड पूछा है कि अगर डिमांड डिक्रीज होता है तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है। ठीक है, राइज होता है, फॉल होता है, कांस्टेंट होता है, या इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, मिनेट होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका सही आंसर है हमारा फॉल होता है। जब डिमांड डिक्रीज होती है तो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस भी क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आइए इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, अ डिक्रीज इन डिमांड कॉज द इक्विलिब्रियम प्राइस टू फॉल। अगर डिमांड कम होती है तो जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अ डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, डिमांड कम हो और सप्लाई इंक्रीज हो, विल कॉज अ फॉल इन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इस वजह से क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, गिर जाती है। बट द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन हम इक्विलिब्रियम, उस केस में हम लोग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो होती है उसको मतलब डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम उसको डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, फॉल इन इक्विलिब्रियम प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट फॉल्स बाई 10%, ठीक है, जो किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा उसका प्राइस क्या हुआ, 10% गिर गया और उसकी जो डिमांड थी वो 30% बढ़ गई, ठीक है। 10% प्राइस घटा तो उसकी डिमांड क्या हो गई, 30% बढ़ गई। जैसा कि हम लोग जानते हैं डिमांड और प्राइस में हमेशा निगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इस वजह से अगर प्राइस घटी तो उसका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, तो इसमें पूछ रहा है जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो कितनी परसेंट हुई, तो जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो कितनी हुई, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, हम देख रहे हैं यहाँ पे 10 था और इंक्रीमेंट कितना हुआ, 3 का। तो अगर विदाउट परसेंटेज हम मानेंगे तो इलास्टिसिटी इसकी 3 होगी, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस से अगर हम निकालेंगे तो हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो 3 होगा। हेंस इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमें क्या बोलता है, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट फॉल्स बाई 10% एंड इट डिमांड राइजेज बाई 30%। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस क्या हुई, 10% गिरी लेकिन उसकी डिमांड क्या हो गई, 30% राइज हो गई। तो जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो क्या हो गई, 3 हो गई। अगर आप इसको फॉर्मूले पे रख के देखोगे तो हमारा आंसर 3 आएगा। अगर आपको फिर भी इस फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं जिसमें हमने अपना थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट किया है। उसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसके जो हमारे एग्जाम्पल्स, उसके फॉर्मूले जो हम पुट करते हैं वो फॉर्मूले से हम कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन विच इज़ रिलेटेड टू नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जैसे कि आपने नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ा है हमारे थ्योरी वाले पार्ट में, अगर उसको नहीं देखा है तो आप अभी भी जाके पहले उसे देख लीजिए। तो इसमें उसमें टैक्सेशन का क्या एस्पेक्ट होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वो पूछा है, ठीक है। तो पहला है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, नहीं। इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ विलिंगनेस टू वर्क, नहीं ये भी नहीं होगा। इक्विटी टू टैक्स, ठीक है, मतलब टैक्स की इक्विटी को इसमें क्या करता है, ये एस्पेक्ट इसमें इफेक्ट करता है, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में नन ऑफ द अबव नहीं होगा क्योंकि इक्विटी ऑफ टैक्स इज राइट आंसर। हेंस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमें क्या बोलता है, द एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन विच इज रिलेटेड टू नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इज इक्विटी ऑफ टैक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ वेरी लो, अगर उस पर्टिकुलर डिमांड की इलास्टिसिटी बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, इट शोज़ दैट द कमोडिटी इज़, तो वो हमें कौन सी कमोडिटी के केस में इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। मैंने अपने थ्योरेटिकल पार्ट में बहुत अच्छे से बताया है, आप लोग भी बता सकते हो। नेसेसिटी गुड्स है, यस है। लग्जरी गुड, नहीं लग्जरी गुड नहीं है। हैज़ लिटिल इम्पॉर्टेंट इन टोटल बजट, जो हम एक टोटल बजट मंथली बनाते हैं उसमें वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जगह है। नेसेसिटी गुड्स में आपको क्या होगा, उसका इलास्टिसिटी डिमांड पे कोई मतलब प्राइस के फ़र्क पड़ने पे आपकी जो नेसेसिटी है कि आप पानी पीना बंद कर दोगे, 10 रुपये बॉटल मिलेगा तब भी पियोगे, 20 रुपये बॉटल मिलेगा तब भी पियोगे, तो ये हमारी नेसेसिटी गुड्स है, ठीक है। और जो लेस इंपॉर्टेंट गुड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, उनके भी ज़्यादा डिमांड पे असर नहीं पड़ता है, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा ए एंड सी बोथ। हेंस ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर, ओके। हम इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारा सॉल्यूशन क्या बोलता है, इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ वेरी लो, इट शोज़ दैट द कमोडिटी इज़ नेसेसिटी एंड हैज़ लिटिल इम्पॉर्टेंस इन टोटल बजट, ठीक है। अगर डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत कम है तो ये हमें बताता है कि जो कमोडिटी है वो या तो नेसेसिटी कमोडिटी है या तो उनके जो बजट है उसमें वो कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। वो गुड्स उनको कंज्यूम करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब हम एक पर्टिकुलर बजट बनाते हैं तो हम बजट में वही प्रोडक्ट्स काउंट करते हैं जो प्रोडक्ट क्या होता है, हमें यूज़ करना होता है, ओके। जो प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं एक टाइम के लिए, मतलब अगर हम मंथली बजट बना रहे हैं तो हमें क्या है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं हम सिर्फ उन्हीं को काउंट करेंगे। मतलब अब हम नॉर्मल चीज़ें जो हम अपने सिचुएशन के हिसाब से खाते हैं वो तो नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं बजट में इम्पोर्टेंस रखता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी इज़ कॉज्ड बाई, अगर किसी भी अगर सप्लाई बढ़ती है, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई बढ़ जाती है तो वो क्यों बढ़ती है,
तो हम इसके जो भी ये 4 आपके एस्पेक्ट्स दिए हैं उन चारों एस्पेक्ट्स में से आपको बताना है क्यों बढ़ती है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, यस ऑफ कोर्स हो सकता है अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, अपने गुड्स को ज़्यादा अच्छे से और जल्दी बना पाएंगे, तो उस चीज़ों की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये तो हमारा राइट आंसर है। फॉल इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़, जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसके रिलेटेड जो गुड्स हैं, उस एक पर्टिकुलर रिसोर्स से ये 2 गुड्स बनते हैं, ठीक है। अगर इस प्रोडक्ट के दाम घट गए तो अब इसको तो कोई सप्लाई करेगा नहीं, इसका प्रोडक्शन होगा नहीं, ठीक है। तो लोग इसके प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, ठीक है, सप्लाई इसकी बढ़ जाएगी। दैट्स वाई दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही है। फॉल इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम मशीन, लेबर, वेजेस ये सब यूज़ कर रहे थे वो प्राइस घट गया है, तो ऑफकोर्स ही बात है इसका सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये तीनों ही फैक्टर हमारे सही हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हेंस ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। एक बार इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमें क्या बताता है, इसका सॉल्यूशन हमें बताता है एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज कॉज्ड बाय इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, फॉल इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़ एंड फॉल इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर सप्लाई बढ़ रही है तो ये तीनों ही केस इसमें सही हैं, ठीक है। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी प्राइस घटी है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, अदर कमोडिटी का दाम घटा है, तो इन तीनों ही केस में हमारी सप्लाई क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एक्सेप्ट। ये इसमें कॉजेज बताना है जो डिमांड में शिफ्ट होते हैं, ठीक है, इन डिमांड एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें बताना है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला है चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज होने की वजह से क्या डिमांड में कोई चेंजेस आते हैं, नहीं, ठीक है। हम इनकम को हमेशा क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। फिर चेंज इन प्राइस, यस, जब प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड में चेंज आता ही आता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में हमेशा क्या होता है, निगेटिव रिलेशन होता है। चेंज इन फैशन, फैशन को भी हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, और चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट को भी हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। इसलिए इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हेंस ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। एक बार इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एक्सेप्ट चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये चेंज इन प्राइस के अलावा इन सब के वजह से क्या होता है, डिमांड में चेंजेस नहीं आते हैं। A shift in the demand curve is when a determinants of demand other than the price changes. A shift to the left means demand drops and vice versa, ठीक है। तो इसमें यही बोल रहा है। इसका क्वेश्चन आप लोग ये भी मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्ट वर्ड यूज़ किया है, तो शायद इसमें ये भी पूछ सकता है आपसे कि सिर्फ प्राइस के फैक्टर को छोड़ के क्या इन तीनों फैक्टर्स का असर पड़ता है, ठीक है, एक्सेप्ट किस को छोड़ के। तो ये तीनों भी सही आंसर है इस तरीके से भी। और अगर आप इसको उल्टे से भी देखोगे तो प्राइस, जब अजम्पशन लेते हैं तो हम इन तीनों फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हैं, और विदाउट अजम्पशन हम लोग सिर्फ प्राइस को क्या करते हैं, लेके चलते हैं, ठीक है। अजम्पशन अगर नहीं लिया जा रहा है, अगर इन सब में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सी बात है क्या होगी, डिमांड में चेंज होगी। लेकिन जब हम इसको अज्यूम करके चलते हैं इन तीनों फैक्टर को कांस्टेंट, तब सिर्फ प्राइस की वजह से हमारे डिमांड में चेंज आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स टू अ, किसी भी कमोडिटी की डिमांड किस पे क्या रिफर करती है, ठीक है। डिज़ायर फॉर द कमोडिटी, नीड फॉर द कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। डिज़ायर होती है लेकिन डिमांड में ये पूरी तरीके से वर्क नहीं करती, इसलिए गलत है। नीड भी होती है लेकिन पूरी तरीके से वर्क नहीं करती है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द दैट कमोडिटी, ये भी पूरी तरीके से वर्क नहीं करता है। जो पूरी तरीके से हमारा वर्क करता है वो ये है, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड, ठीक है, उस क्वांटिटी क्या डिमांड हो रही है एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा सही आंसर होता है। यही फॉर्मूला हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं कि एक पर्टिकुलर प्राइस और एक पर्टिकुलर टाइम में क्या क्वांटिटी डिमांड हो रही है, ओके। इसलिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। तो हम आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। डिमांड फॉर ए कमोडिटी refers to a quantity of a commodity demanded at a certain period during any particular period of time, ठीक है। एक कमोडिटी की क्या डिमांड है एक सर्टेन प्राइस पे और किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई
refers to the degree of responsiveness of supply of a commodity to change in needs। ठीक है, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है किसी भी सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी में जब चेंज आता है। तो पहला है डिमांड, प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिमांड का फ़र्क नहीं पड़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी फ़र्क नहीं पड़ता है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस पे भी क्या होता है, प्राइस का फ़र्क पड़ता है। अगर अदर कमोडिटी की प्राइस बढ़ी है तो क्या हो जाता है, लोग उस पर शिफ्ट हो जाता है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगता है। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन तो हमेशा क्या होता है, सप्लाई पे ही भी क्या होता है, प्राइस का इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी से कमोडिटी का प्राइस बढ़ा है तो उसकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, हेंस ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसका एक बार सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। Elasticity of supply refers to a degree of responsiveness of a supply of a commodity to change in its price। ठीक है, जब उसके प्राइस में चेंज आता है तभी हमें उसकी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी पे पता चलती है। Elasticity of supply measures the degree of responsiveness of quantity supplied to a change in own price of the commodity। उसकी खुद की प्राइस चेंज होने पे उसकी सप्लाई पे क्या असर आया है, यही हमारा लॉ ऑफ सप्लाई बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताता है। It is also defined as the percentage change in quantity supplied divided by the percentage change in price। हम लोग इसको निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और परसेंटेज चेंज इन प्राइस से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर किसी भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक है, एंड इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड पे क्या असर आएगा। डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक है। ठीक है, मैंने ये सारे चीज़ें अपने थ्योरी पार्ट्स में कवर किया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाके हमारे वो लेक्चर्स देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला डिक्रीज इन टोटल रिवेन्यू, क्या उसकी टोटल रिवेन्यू डिक्रीज हुई है, नहीं, रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता। एंड इंक्रीज इन टोटल रिवेन्यू, यस, उसकी टोटल रिवेन्यू अगर इंक्रीज हुई है तो उसका क्या होगा, इंक्रीज प्राइस, इसलिए उसकी बढ़ी है तो उसकी जो डिमांड है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है। ठीक है, नो चेंज इन टोटल रिवेन्यू गलत है, और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड गलत है। हेंस ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। एक बार इसका आप लोग सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक एंड इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इज एन इंक्रीज इन टोटल रिवेन्यू। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ी, अगर टोटल रिवेन्यू बढ़ी है तो उसकी प्राइस भी बढ़ रही है, उस केस में क्या हो जाएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक हम लोग मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ एन अल्टरनेटिव गिवन अप इज नोन एज। ठीक है, अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप कॉस्ट एक चीज़ का निकाल रहे हो और दूसरे चीज़ को छोड़ रहे हो तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, फिजिकल कॉस्ट नहीं, रियल कॉस्ट नहीं, उस केस को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हम दूसरे पर्टिकुलर एक अच्छे चीज़ को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। इसका एग्जांपल मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी दिया है, मैं आपको फिर से दे देती हूँ। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई की है और आपको क्या हुआ है, दो जगह से ऑफ़र लेटर आए हैं, एक जगह 15,000 की जॉब करना ऑफ़र आया है और दूसरी जगह आपको 12,000 का ऑफ़र आया है, तो आप ऑफकोर्स सी बात है 15,000 वाला चूज़ करोगे, लेकिन आपने उस 15,000 की जॉब को चूज़ करने के लिए 12,000 की जॉब क्या की है, सेक्रीफाइस की है, तो वो 12,000 की जॉब क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो आपने जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था उसको क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, तो उसी सेक्रीफाइस या उस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, हेंस ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप लोग इसका एक बार सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। द कॉस्ट ऑन वन थिंग इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव गिवन अप इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Opportunity cost is an economics term that refers to the value of what you have to give up in order to choose something else। आपने एक चीज़ चूज़ करने के लिए क्या किया, दूसरा चीज़ कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज। इक्विलिब्रियम प्राइस जो था वो बढ़ा है लेकिन जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो सेम है। ठीक है, तो क्या रीज़न हो सकता है इसका, द कॉज इज़,
सप्लाई एंड डिमांड बोथ इंक्रीज इक्वली, नहीं ये गलत है, दोनों इक्वली नहीं बढ़ रहे हैं। सप्लाई एंड डिमांड बोथ डिक्रीज इज इक्वली, नहीं ये भी गलत है, ठीक है। सप्लाई डिक्रीजेज एंड डिमांड इंक्रीजेज, यस ये राइट आंसर है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, उस चीज़ की सप्लाई बढ़ रही है लेकिन क्या हो रहा है, उसकी डिमांड क्या हो, सप्लाई क्या है उस चीज़ की घट रही है और उसके डिमांड क्या है बढ़ रहे हैं, ठीक है। सप्लाई डिक्रीजेज एंड डिमांड इंक्रीजेज, ये हमारा सही आंसर है। सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिमांड डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसलिए ये गलत आंसर है। हेंस ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ओके। इसका सॉल्यूशन आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, मैं पढ़ लेती हूँ। व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ रहा है लेकिन जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो अनचेंज है। द कॉज इज सप्लाई डिक्रीज एंड डिमांड इंक्रीज, क्यों हो रहा है ये, सप्लाई घट रही है उस सामान की और डिमांड उस सामान की बढ़ रही है। As price increases, it serves as an incentive for suppliers to increase supply, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है, ये सप्लायर्स के लिए इंसेंटिव की तरह काम करता है और लोग उसकी सप्लाई बढ़ा देते हैं। एंड ऑल्सो लीड टू फॉल इन डिमांड, इसकी वजह से क्या होता है, डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट दीज प्रोसेस कंटिन्यू टू ऑपरेट अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश, ये ज़रूरी है हमें ये समझना कि ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कोई नया इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है, ठीक है। तो होप, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस लेक्चर का, वो है इफ़ डिमांड इज़ यूनिटरी इलास्टिक, अगर डिमांड हमारी यूनिटरी इलास्टिक है, ठीक है, अ 25% इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन, हमारा डिमांड क्या है, यूनिटरी इलास्टिक है, ठीक है, जो इज इक्वल्स टू 1 वाला है। तो 25% प्राइस इंक्रीज होने पे क्या होगा, 25% टोटल रिवेन्यू क्या चेंज होगा, नहीं। नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये भी गलत है। 1% डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, गलत है। 25% डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, ये सही होगा, क्योंकि यूनिटरी इलास्टिक में जितना प्राइस बढ़ता है उतना ही डिमांड घटेगा, ठीक है, सेम चलता है। और प्राइस और डिमांड में हमेशा निगेटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए प्राइस यहाँ बढ़ रही है तो डिमांड उतने ही परसेंट की घट जाएगी, ठीक है। तो हैंस ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। इफ डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, अ 25% इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन 25 डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। जो यूनिटरी इलास्टिक है डिमांड, इसलिए 25% अगर प्राइस बढ़ा है तो 25% क्या होंगे, हमारे क्वांटिटी डिमांड में कमी आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये लेक्चर समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपना रिव्यू मेरे साथ